नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके चैनल पे और मैं हिया अनेजा आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ और आज के स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं वो है जम्मू के ट्रिपियस रैपर शेनबी। तो इनसे बातचीत करेंगे। बलवंत, इस शो में हमारी कोशिश जो है वो रहती है कि जम्मू के टैलेंट को जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए, लोगों से इंट्रैक्शन जो है वो की जाए कि किस तरीके से जम्मू में भी इतना ज़्यादा टैलेंट है और उभर के सामने आ रहा है। बलवंत, अगर बात करें रैप्स की, तो रैप्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिला। गली बॉय पूरी मूवी जो है वो इसी के ऊपर आई, उसमें बहुत सारे रैप्स जो थे वो सुनने को मिले। देन हसल नाम का एक शो आया, उसमें भी बहुत सारे रैपर्स को मौका मिला। तो क्या कहेंगे किस तरीके से ट्रेंड्स जो हैं वो अब इंडिया में और स्पेशली जम्मू की बात करें तो वहाँ पे भी बदल रहे हैं? देखिए, जैसे चंडी में कैफेज खुल रहे हैं ना, कैफेज का रेवोल्यूशन आ रहा है ना, वैसे ही देश में रैप का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है और काफ़ी हद तक मेरे को लगता है जो अंडरग्राउंड सीन था वो बढ़ चढ़ के सामने आया और अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भी सही कर रही है। तो मैं चाहूँगा डायरेक्ट ही अगर इनसे ही चल के पूछा जाए इनकी जर्नी के बारे में तो मेरे को सबसे सही वही रहेगा। बिल्कुल। तो चलते हैं हमारे मेहमान के पास, शेनबी के पास, और शुरुआत पहले रैप से ही करते हैं, फिर जो है आगे बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले कोई अपना फेवरेट रैप जो है वो आप सुना दें। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं शुरू करना चाहूँगा फनकार से। ये मेरा एक सिंगल था, बहुत ही अच्छा मैसेज है सब लोगों के लिए। वो पूछे किस शहर से आया है ये लड़का, रखता इत्मीनान फिर भी बातों पे झगड़ता, अकड़ता करामत पे अपनी क्यों इतना, पल पल जगा के कर रहा दे ये फितना, बोलो दिन रात जागा मुझको तो नींद ही नहीं, छोड़े यार इतने की मुझे नीड ही नहीं, छोड़ा घर बार मुझे लगा भीड़ ही सही, क्योंकि दौलत और शोहरत की ग्रीड ही नहीं, अरे डॉक्टर इंजीनियर या उससे भी सीनियर या आईएएस बन जाए तो नो बेटर करियर, जो दिया ऊपर वाले ने क्या फेंक दूं, दौड़ूं सेम दौड़ और मैं भी बोलूं सेफ हूं, तराशा है मैंने बाबा खुद को खाक से, जो भी करनी थी की बात अपने आप से, अब 2 गालियां बनेंगी 100 तालियां, क्योंकि जलते रहेंगे हम राख में भी आग से। क्या बात है, ये इन्होंने मेंशन कर ही दिया। मेरे को लगा जो हमारा अगला सवाल है, शन यहाँ की जो माँ बाप हैं, जो आंटी अंकल हमें देख रहे हैं, बच्चों को यही प्रेशर देते हैं कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और बाकी जो प्रोफेशन है मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ऐसा क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कहते कि हाँ बेटा तेरे को सिंगर बनना है, डांसर बनना है, या फिर रैपर बनना है, और या फिर कोई और क्रेजियस जो प्रोफेशन है वो परस्यू करना है? ऐसा क्यों? तो एक्चुअली ये हमारे पेरेंट्स के लिए जिस तरीके की हम कल्चर में पले बढ़े हैं और जिस तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत ऑड जॉब्स हैं ये सब। क्योंकि मेरे को ये लगता है अगर हम मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स बनेंगे उनके लिए आगे बढ़ के, तो शायद उन बच्चों को जिनको आज इजाज़त नहीं है कल को मौका मिल सके। तो कुछ के हाथ में ये सारी डोर है, आप समझ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग नोटिस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो हर एक, मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, हर एक चीज़ सलामियाँ और इज्जत के बारे में नहीं। इज्जत इंसान किसी भी तरीके से कमा सकता है, वो एक छोटी सी नौकरी करते हुए भी इज्जत कमा सकता है। तो हम इज्जत के पीछे ना भागें इतनी कि हमें हर जगह सलामी मिले, हर जगह सारे हमें सर सर बोलें। वो आप किसी भी प्रोफेशन में रह के कमा सकते हो, और इसके लिए कोई सेफ और इजी ऑप्शन नहीं कि आपने एग्जाम्स दे दिए या कुछ कोर्स कर लिया और उसके बाद। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है और बराबर मेहनत लगती है। जी, आप इसे जानना चाहूँगी, म्यूजिक की बहुत सारी जो है वो फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर आपने रैप ही क्यों चुना? देखिए, अगर मैं सच बताऊं तो मैं गा सकता तो मैं गाता, गा नहीं पाता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स जो थी, अपने एक्सप्रेशंस जो थे वो लोगों तक पहुंचाने थे। तो रैप एक ऐसा मीडियम था जिससे मुझे लगा कि नहीं, किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गा के बता सकते हो, ये एक पोइट्री है एक तरीके से, तो आप वो शायरी के अंदाज में लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हो। आपको वो नहीं करना कि यार मैं गा नहीं सकता तो क्या करूं। कुछ ना कुछ तरीके हमेशा होते हैं एक्सप्रेस करने के, तो रैप इज़ वन ऑफ देम। लेकिन आपने पैशन, मेरे को लगता है, अपना कहीं ना कहीं नहीं छोड़ा और उसको जो बखूबी साथ था उसका निभाया। तो कितना ज़रूरी है हमें जो अपना पैशन है उसको साथ लेकर चलना चाहिए। करियर की हम बात करें ना बनाए, लेकिन एक पैशन, एक हॉबी होना कितना ज़रूरी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी स्टेज है जहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, कि आप कभी शॉर्ट टर्म मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म सोचिए। अगर आज एक इंसान वो नहीं करता है जो उसके दिल को पसंद है, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर ही अंदर मरने लग जाता है। जब वो मरने लग जाता है वो मायूस हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस हो जाता है, और उसकी वो हालत पूरी लाइफ जो है ना उसको तंग करती है। आगे चल के अगर वो एक फैमिली भी बसाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि वो सही टाइम पर वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, और यही चीज़ बिल्डअप होके इवेंचुअली उनको एक फेल्ड सिटीजन ऑफ सोसाइटी बनाएगा। तो लॉन्ग टर्म सोचिए आप।
अगर किसी को उसकी दिल की नहीं करने देते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान ही बनेगा, और क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा एक इंसान हमारी सोसाइटी में। जी बलवंत, इनकी जर्नी के बारे में पहले जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगी शेन भी, आपकी जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप रैप में, आपने बोला जैसे आप गा नहीं सकते थे, गा सकते होते तो जरूर कुछ ना कुछ गाते, और मैंने सुना आपने मास कम्युनिकेशन भी करी है, तो लाइक हाउ डू यू गेट इनटू लाइक जर्नलिज्म छोड़ के इधर? बीच में इनको रोलिंग स्टोन ने भी कवर किया, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात ये है। थैंक यू। तो कैसे जर्नी शुरू हुई? हाँ, जर्नी ऐसी है कि कुछ एक सीधा रास्ता नहीं था, सबकी तरह मेरा भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किलों वाला रास्ता था। मैं 2009 से म्यूज़िक की फील्ड में हूँ। मैं पहले एक गिटारिस्ट था स्कूल के बैंड में, उसके बाद मैं एक ड्रमर था। मेरे बैंड का नाम मून डॉग्स था। हम सब मिलके जम्मू के ही लोग थे जो एक्चुअली जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पे। रेड बुल टूर बस इज़ वन ऑफ देम, जहाँ हमने रिप्रेजेंट किया। और वहाँ पर एक्चुअली एक मतलब म्यूज़िक के थ्रू आप कितनी चीज़ें पास आ जाती हैं, डाइवर्जन क्रिएट नहीं होता है। मुझे एक वाकया याद है कि हम स्टेज पे अपना साउंड चेक कर रहे थे और पाकिस्तानी बैंड है नूरी, तो सबको पता ही होगा, बहुत फेमस बैंड है। उन्होंने सुना कि जम्मू कश्मीर से लोग आए, वो इतने प्यार से हमसे मिलने आए कि तुम तो यार अपने पड़ोसी हो, गले लगाया सबको, और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो वो चीज़ जब मेरे साथ हुई, मुझे लगा यार देखो म्यूज़िक में कितनी पावर है। वहाँ लोग लड़ते रहते हैं कंट्रीज़ को लेके, अपने रिलीजन्स को लेके, और कहाँ यहाँ म्यूज़िक है सबको साथ में ला रहा है। तो उसके बाद मेरी जर्नी ऐसी रही कि सब लोगों को जो मेरे बैंड्स में थे अपना प्रोफेशनल करियर जो परस्यू करने के लिए आगे आगे निकलना पड़ा। मैं अकेला रह गया। मैंने मास कम्युनिकेशन परस्यू की, मास्टर्स दिल्ली गया, उसके बाद बॉम्बे में मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। तो उस सब में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा जो अपना सेल्फ है वो मैं कहीं ना कहीं छोड़ रहा हूँ। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी दिमागी हालत हमेशा सही रखती थी। तो फिर मैंने एज अ सोलो एक्ट, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ रैपर शुरू किया, और वापस आ गया मैं जम्मू एक्चुअली अपनी मेंटल पीस के लिए। रूट्स में वापस आ गया। बिल्कुल। तो रूट से स्टिक रहना कितना जरूरी रहता है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपको तब तक नहीं ये चीज़ पता चलेगी जब तक आप बाहर नहीं निकलते, जब तक आप एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में एंटर नहीं करते, आपको पता नहीं चलता कि आपकी रूट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्या लेके आए हो अपने साथ, वो रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो जम्मू, जहाँ मैंने नोटिस किया बाहर लोगों को बहुत कम नॉलेज है एक्चुअली जम्मू के बारे में। जब भी मैं जम्मू बोलता हूँ तो वो कश्मीर समझते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बोलते हैं आपके वहाँ तो बर्फ़ भी पड़ती होगी। हाँ, मैं कहता हूँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सप्लेन करते करते मैं थक गया उन लोगों को। इसलिए अब मैंने ये बीड़ा उठाया कि एक रैपर वो क्या रैपर है जो अपनी जगह रिप्रेजेंट ना कर पाए। तो मैंने जम्मू से शुरू किया, और कोशिश यही रहेगी कि मैं जम्मू के हिप हॉप सीन को और जम्मू को पुश कर सकूं मेन स्ट्रीम में। बलवंत, आपने नोटिस किया कि किस तरीके से जब हम बाहर जाते हैं तो शायद जम्मू कश्मीर में, जम्मू अगर हम बोलें तो उसे कश्मीर ही कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने खुद ही कहा कि स्नोफॉल के बारे में पूछते हैं कि आपकी जगह पे भी स्नोफॉल तो नहीं पड़ती। पर अगर शेनबी की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट किया, रेड बुल टूर की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया। तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस समय, कितनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का टैलेंट भी, स्पेशली अगर जम्मू की बात करें जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, टूरिस्ट भी शायद कम आता है, कश्मीर की तरफ ज़्यादा जाता है, तो बहुत सारे ऐसी जगह है कि जम्मू में इतना ज़्यादा मतलब नहीं स्कोप आप देख सकते, तो वहाँ को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन पोटेंशियल, बिल्कुल पोटेंशियल इतना ज़्यादा, और अब वो रिकॉग्नाइज भी हो रहा है। 3 टायर सिटीज की बात करें तो एट पार है, आपको बिल्कुल रिकॉग्नाइज भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप देखो, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा। आपने भी अभी बैक स्टेज मुझे बताया था कैफ़े कल्चर कैसे जम्मू में शुरू हुआ अचानक से, और एक स्टॉर्म की तरह है। आप समझ रहे हो, पहले 1-2 कहीं कैफ़ेज़ होते थे जाने माने, जहां हम जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा कल्चर शुरू हो गया कैफ़ेज़ का। वैसे ही मैं मानता हूँ जम्मू के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अगर लोग कहते हैं कि हमारे पास टूरिज्म वाली स्पेसेस नहीं है, आप चंडीगढ़ को देख लो, कैसी एक प्लान्ड सिटी है, वहां पर भी नहीं था। मैन मेड कितने अच्छे मार्वल्स हैं वहां पर, रॉक गार्डन है। तो वो चीज़ में हमेशा हम जा सकते हैं। मतलब अगर मैं पूरा लैंडस्केप की बात करूं, बहुत ऐसी ऐसी जगह है। मैं अभी कुछ दिनों पहले बसोली गया था, बन्नी बसोली, तो यकीन नहीं होता कई बार कि हमारे पास ऐसी जगहें भी हैं। तो ऐसा नहीं है, जम्मू के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अपना म्यूजिक वाइज भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रो हो रही है। जो इस ग्रोथ में साथ आएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप है, हम सबको आगे आना चाहिए। जो भी नए नए वेंचर्स हैं लोगों के दिमाग में, वो टेबल पे लाने चाहिए। एटलीस्ट
डिस्कस करने चाहिए ओपनली, सो दैट पीपल नो कि जम्मू भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। मैं पूछूं आपसे कि मेरे को लगता है कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगहें यहाँ पे बहुत हैं जिनको हमें भी नहीं पता, जिनके बारे में एग्जैक्टली है ना, आपने कहा मैं बनी बसोली गया था, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है मूवीज की शूटिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। वो वीडियोस की बात करें, पिछले दिनों हमने देखा कि जो बॉलीवुड था वो सारा फ्लॉप कर गया गुलमर्ग है ना, शूटिंग का जो रिवाइवल था वो शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हो, एक तो फायदा होगा शूटिंग्स यहाँ पे होगी, दूसरा लोकल जो क्रू है, टेक्नीशियंस हैं चाहे कोई भी हो, उनके लिए जो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसका बढ़ावा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो हम हमेशा यही सीखते थे कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब फिल्म मेकिंग हर एक एस्पेक्ट से, फिल्म मेकिंग एक जगह के टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, बिकॉज वो ज़्यादा नज़रों में आ जाती है चीज़। और अभी पिछले दिनों की बात है, जब कश्मीर में हालात थोड़े से ठीक नहीं थे, तो मुझे बॉम्बे से 1-2 कॉल्स आए, उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो शेड्यूल था वो कश्मीर के लिए सेट था, लेकिन अब हम जा नहीं सकते। तो मैंने उनको बहुत अच्छी जगहें रेफ़र की। मैंने उनको बोला आप किश्तवाड़ देख सकते हो, आप भद्रवाह देख सकते हो, इवन वो भी कम नहीं है किसी मतलब जगहों से। जस्ट बिकॉज वो इतने लाइमलाइट में नहीं है डजंट मीन कि वो खूबसूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने अपने एक गाने की शूट की थी सोने दो की भद्रवाह में, और हम बहुत ऑफ लगा लो जो टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है जगह, हमने कोशिश की हम वो जगहें कवर करें, बिल्कुल जंगलों के बीच में और पहाड़ियों के पार, ऐसी जगहों पे गए। बाद में जब लोगों ने वीडियो देखी बोला ये कौन सी जगह थी यार, हमें भी बताओ, बहुत अच्छी लग रही है। तो वही ना, सिर्फ मैंने एक गाना बनाया, इन अ वे उससे टूरिज्म भी थोड़ा बहुत प्रमोट हो गया, चाहे वो 4 लोग हैं, कल को मुझे और लोग देखेंगे तो और ज्यादा टूरिज्म प्रमोट होगा। इसलिए फिल्म मेकिंग और टूरिज्म हैंड इन हैंड जाते हैं उस चीज में। तो जिस तरीके से आपने गाने का मेंशन किया, मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को आप वो गाना ही सुना दें। वो काफी स्लो और पोएटिक है, मतलब इन अ सेंस जितने मैं एनर्जेटिक गाने करता हूँ वैसा नहीं है। तो सोने दो। कभी पूछो मेरा हाल क्या है, मैं जो कहूँ कि कमाल सा है, चेहरे की हंसी कहती नहीं, आंखें कर दे बयां मेरे ख्याल क्या हैं, मंजिल बस नज़रों में, जाने कैसे दौड़ा कितनों को पीछे छोड़ दिया, होगा नाम कब खबरों में, किया इंतज़ार सब से ही मुंह मोड़ लिया, सच कहूँ तो मैं नाज नहीं खुद पे, सच कहूँ तो नाराज़ नहीं कब से, सच कहूँ तो मैं इतना लड़ा कि बनी माँ मेरी ढाल और खिलाफ मेरे सब थे, ख्वाबों की महफिल में ऐसे ही खोने दो, यादों के पार जो होना वो होने दो, कहता हूँ सबसे बनूंगा मैं मर्द कल, आज रोने दो। क्या बात है, शुक्रिया। तो ख्वाबों का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम रिसेंटली एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मेरे ख्वाब जो है उन्होंने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। तो ख्वाबों का होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छी कोट है एक, मुझे याद नहीं है एक्चुअली किसके है और इंग्लिश में है, पर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा कि अगर आपके ख्वाब आपकी नींद नहीं उड़ाते तो वो ख्वाब कहलाने के लायक exactly. नहीं। तो ख्वाब हम सब में होते हैं। मैं बस यही सोच के बहुत, मैं भी कई बार, और मेरी जंग यही है पूरी सोसाइटी से, सबसे यही है कि पुश करो लोगों को यार, आर्टिस्ट को वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आर्टिस्ट को ख्वाब देखने दो, उनको वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। उसके पीछे भी बहुत सालों की मेहनत होती है। कई बार आप एक प्रोफेशनल करियर में जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं उसको, और उसके बाद आप स्ट्रेट ऑन चले जाते हैं प्रोफेशन में। हमारी जंग मरते दम तक चलती रहती है, हमारा सीखना मरते दम तक रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कम है प्रोफेशंस और ये ज़्यादा है, लेकिन हम भी उनके बराबर हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं देखोगे तो आप वहाँ पहुँचोगे कैसे? तो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए वो चीज़। कहते हैं ना कि चांद की तरफ छलांग मारो, कुछ नहीं, वहाँ पहुँच नहीं पाओ तो कम से कम सितारों पे तो गिरोगे जाके कहीं। तो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। बलवंत, आपसे जानना चाहूंगी, म्यूजिक को एक हीलिंग थेरेपी के रूप में भी यूज किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस पे कि कितना सही है? और हम सब भी अगर डिप्रेस्ड हो या टेंशन हो तो कहीं ना कहीं शाम को म्यूजिक सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं रिलीफ फील करते हैं, तो क्या कहेंगे बलवंत इस पे? देखिए, मेरे को तो लगता है 24/7 ही चलना चाहिए। मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो जोन्ड रहता हूँ म्यूजिक हाँ हो मेरे साथ तो मैं जोन रहूंगा, अगर म्यूजिक मेरे से हटा दिया जाए तो मैं तो फ्रस्ट्रेट ही रहूंगा। तो मेरी जिंदगी में तो म्यूजिक का होना बहुत जरूरी है। तो यही सेम क्वेश्चन मैं शनबी से पूछूंगी कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक, और इसे हीलिंग थेरेपी में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? आप इनका ले लीजिए, बहुत सारे लोग इनकी तरह जो होंगे, मेरे को इनका नहीं पता, लेकिन आप सोचिए एक लिसनर का अगर इतना बुरा हाल हो सकता है अगर वो म्यूजिक से दूर रहे, तो सोचिए क्रिएटर का क्या हाल होगा। एक क्रिएटर कैसे रहेगा? हमारे लिए एक वे ऑफ
कम्युनिकेशन म्यूजिक ही है। जैसे मैं इतना भी सोशल नहीं हूँ, मैं मिलूंगा सबसे प्यार से, लेकिन कहते हैं ना एक वर्ड है एम्बीवर्ट, मतलब वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में मैं वो हूँ। और बहुत सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट वैसे ही होते हैं। तो कई चीज़ें मैं मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता हूँ, तो वो मैं अपने गानों से करता हूँ। नहीं की जाए तो वो अंदर फिर वो बिल्डअप होता रहता है और वो बहुत इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो इन अ वे ये चीज़ तो कभी छोड़ी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी। तो आपसे इंस्पिरेशन के बारे में जानना चाहूंगी, कौन आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और जब आप ये रैप्स लिखते हैं तो कहाँ से इंस्पायर होते हैं, क्या किस तरीके से आप रैप्स जो है वो और लिखते हैं? आइडियाज क्या रहते हैं जब कुछ आप लिखते हैं? सबसे पहले तो इंस्पिरेशन मैं मरते दम तक कहूँगा कि मेरी मदर ही थी। वो अभी ड्यूरिंग कोविड जो पीरियड था, शी पास्ड अवे, और उनने जो भी बचपन से लेकर अभी तक सिखाया, जो मेरी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उर्दू मैंने एज इन पढ़ी नहीं है इतनी, लेकिन वो हमेशा से पुराने गाने मेरे आसपास लगा के रखते थे। मैं बचपन में सोया होता था, सुबह उठ के उनने सबसे पहले गाने लगा देना पूरे रूम में। वो उर्दू गाने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलते रहते थे। तो अभी भी जो मैं फ्रेजिंग करता हूँ अपने गानों में, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसेस उन्हीं पुराने गानों की हैं और वर्ड्स भी वहीं से हैं। तो वो एक ऐसी इंस्पिरेशन थी मेरी ज़िंदगी में जो कोई और आर्टिस्ट मुझे इतना इंस्पायर नहीं कर पाया। और लोग कहते हैं ना कहने को कि माएँ इंस्पिरेशन होती हैं, बेशक होती हैं, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी थी, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी अपने टाइम में और कभी हार नहीं मानी। लेकिन शादी होने के बाद आप जानते हैं उस ज़माने में कितनी सारी सर पे जिम्मेदारियां हो जाती थी, बच्चों की, घर की, तो किसी वजह से वो अपने ड्रीम्स जो हैं फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया और इसीलिए मैं वो चीज़ ज़िंदा रखना चाहता हूँ। और पहले मैं फिर सोचता था कि मुझे करना चाहिए या नहीं, उनके जाने के बाद मुझे लगता है मुझे करना चाहिए अपने लिए, नहीं तो उनके लिए करना ही करना चाहिए। इंस्पिरेशन तो वो आपके लिए ज़रूर रही, और कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट सिस्टम की तरह भी एक्ट किया होगा। तो सपोर्ट के बारे में जानना चाहूँगी, घर वालों की तरफ से किस तरीके से सपोर्ट रहा उनका, क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आप रैपिंग करना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं सब लोगों से ये भी कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जो मेरी एज के हैं या छोटे हैं मुझसे। घर वालों का जो थॉट पैटर्न होता है और उनके सोचने का ऐसा तरीका होता है कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे, पहले तो वो आपको पुश करेंगे उस चीज़ के लिए, वहाँ हाँ करो, लेकिन वो आपकी सीरियसनेस देखना चाहते हैं कि आप उस चीज़ में कितना आगे कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, क्या आपकी डेडिकेशन है। ये एक टू वे प्रोसेस होती है। अगर लोग बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हें समझ नहीं रहे हो, उनको भी आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि ये कितना आगे तक इसमें जा रहा है खुद से। तो मेरे घर में भी मॉम मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, लेकिन इन अ वे सब ये भी देखते रहते थे क्या ये इस चीज़ में एक्सेल कर पाएगा और क्या ये आगे बढ़ पा रहा है इस चीज़ में। जब उनको लगा कि नहीं, जब मैंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया चल बेटा, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा। मॉल्स में 1-2 बार लोगों ने मुझे रोक के बोला और घर वाले साथ में थे कि आप वही हो ना शेनबी चल बेटा वाले। तो उनको रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, ये जो कर रहा है इसको पता है ये क्या कर रहा है। तो जब वो लोग बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है, तो वो जब तक रिजल्ट नहीं देखेंगे ना उस चीज़ का, तब तक उनको ये लगता नहीं है कि एक्चुअली में ये बच्चा करना चाहता है। तो जब उन्होंने रिजल्ट देखा, अच्छा कॉल्स आ रही थी यहाँ वहाँ से, इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो ये चीज़ बहुत उसको पुख्ता कर देती है कि हाँ हमारा बच्चा जानता है कि वो क्या कर रहा है। अच्छा शायद बच्चों में वापस आऊँगा। मेरे को लगता है बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि भाई भैया ज़िंदगी में करना क्या है। तो काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग रहना, और मेरे को लगता है अगर स्कूल लेवल से ही एक बच्चे को डायरेक्शनल किया जाए और बताया जाए, बच्चे अपनी जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करें और डिस्कस करें, मेरे को लगता है चाहे स्कूल में ऑन बोर्ड काउंसलर हो जाए, कुछ ऐसा हो कि करियर जो है उनके पहले से प्री प्लान्ड हो कि भैया करना क्या है। तो कितना ज़रूरी है जी? बहुत, इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं मतलब इस चीज़ पे और तवज्जो नहीं दे सकता कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते हैं अपने आप को वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ, हम अपने गाने कंपेयर करते हैं उनके साथ, हम अपना पहनावा कंपेयर करते हैं उनके साथ, हर एक चीज़ उनके साथ कंपेयर करते हैं। तो वो लोग क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं अपनी हर एक फील्ड में, और क्यों ज़्यादा जो प्राइज विनर्स हैं वहीं से निकलते हैं, इंडिया से भी हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसलिए क्योंकि सही टाइम पे, सही वक्त पे हम सही डायरेक्शन में अपने बच्चों को पुश नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले तो स्पार्क देखनी है अपने बच्चे में कि उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है। मतलब क्या वो बचपन से एक पेंटर है तो किस तरीके का पेंटर है। इसके लिए पेरेंट्स को भी अपनी विजन बहुत ब्रॉड रखनी है। मेरी जो
कजिन है मेरे मामू की बेटी, मैं देख रहा था कि वो स्केच करती है, ठीक है, मुझे पता चला कि वो एक आर्ट की तरफ उसका ज्यादा इंक्लिनेशन है, लेकिन वो हमेशा सिर्फ कैरेक्टर्स बनाती है। तो कैरेक्टर डिजाइन मुझे लगा इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अभी के लिए। अब हम देखेंगे कितनी देर तक कंटिन्यू करती है। अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहा तो मतलब ये बहुत अच्छा करेगी कैरेक्टर डिजाइन में। जो आप जितने भी कार्टून्स देखते हो, कोई ना कोई तो इंसान है जो वो कार्टून्स की शेप, उनके फेस डिजाइन कर रहा है, तो कैरेक्टर डिजाइन उसी में आता है काम। तो अगर पहले से ही हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में पुश करें तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत ज्यादा। चलिए इस सेगमेंट को एंड करते हैं और जाते जाते एक रैप सुना दें। हाँ, तो ये गाना जो अभी मैंने मेंशन किया सबसे ज़्यादा मशहूर है, चल बेटा इसका नाम, तो ये हमारे दर्शकों के लिए। कहानियां हजार उनमें एक मेरी भी, लड़ा शिकायतों से सबने कहा देरी की, 10 जगह थे पैर मेरे हाथों बस उम्मीद थी, दोस्त भी थे ऐसे साले बोले चल के थोड़ा सा झूम लेंगे, हाँ भाई घूम लेंगे सब होके हाई, अब बुलंदियों को चूम लेंगे, जिसने दी इज्जत उसको प्यार बेशुमार, बाकी गाली जो भी देगा उसको लफ्जों से बूंद देंगे। पहली बार लिखा जब एक्स को मिस किया, दूसरी बार एक चर्सी को डिस किया, हो गए थे 4 साल मुझे ऑफ, अब किया कम बैक, बोले शनबी को मिस किया। थैंक यू। चलिए ये तो बहुत बढ़िया था और अब समय हो गया इजाज़त लेने का। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहे हमारे साथ।